डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है रोशन मिश्रा और आर के स्टडी वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। बच्चों, वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। आप सबको पता होगा कि बुक फर्स्ट का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, सीबीएसई वालों से डिलीट कर दिया गया है। बट मैंने फिर भी इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जानबूझकर, और मैंने आप सबसे कहा भी था कि बच्चों ये वीडियो, इतने लेवल का वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जब तक आप यूं मान लीजिए बेस नहीं समझेंगे, या जो जैसे मान लीजिए 4 फ्लोर है, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो अगर आपको उसके ऊपर चढ़ना है तो आपको नीचे की एक दो जो बिल्डिंग के जो स्टेयर है, जीने हैं बच्चों, वो चढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप सीधे चैप्टर 2 स्टार्ट करोगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कहीं कहीं कुछ कुछ बातों पर अंडरस्टैंडिंग में, समझ में आपको प्रॉब्लम होगा। जैसे कि दो महाशक्तियों की बात आएगी, जैसे कि दो विचारधाराओं की बात आएगी, जैसे कि दो सुपर पावर कंट्री के बीच में जो संघर्ष हुआ था, कंपटीशन हुआ था, वो सब बातें आपको फिर इस चैप्टर में जब लिंक करेगा तो आपको दिक्कत होगा। आने वाले चैप्टर में भी कहीं कहीं बच्चों चैप्टर 1 की बातें लिंक करेगी। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भले ही वो टॉपिक सिलेबस से कट गया है, चैप्टर कट गया है, बट फिर भी आप प्लीज इंट्रोडक्शन लेवल पे चैप्टर 1 की तैयारी कीजिए, उस वीडियो को देखिए, ताकि आने वाले चैप्टर में आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो जाए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जब भी चैप्टर को शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमारा ध्यान इस तरफ भी रहना चाहिए कि चैप्टर का नाम क्या रखा गया है और क्यों रखा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इसका मतलब क्या हो सकता है? दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब क्या हो सकता है बच्चों? जैसा कि चैप्टर 1 में, अब वही बात आ गई, चैप्टर 1 की बात आ गई फिर से। अब चैप्टर 1 में पूरी की पूरी दुनिया, या कह लो पूरा का पूरा यूरोप, दो खेमों में बट गया था, दो भाग में बट गया था। एक खेमे का बॉस था अमेरिका और एक खेमे का बॉस था सोवियत संघ। अमेरिका पूंजीवाद का प्रचारक, सोवियत संघ समाजवाद का प्रचारक। इस सेंस में आप समझो बात को। अब इस चैप्टर में होना क्या है? इस चैप्टर में जो पूरी की पूरी दुनिया दो भागों में बट गई थी, दो सुपर पावर कंट्री हो गए थे। अब इस चैप्टर में दो सुपर पावर कंट्री में से, दो महाशक्तियों में से एक महाशक्ति का बच्चों विनाश हो जाएगा, उसका एक अंत हो जाएगा, और वो महाशक्ति बच्चों सोवियत संघ। लेकिन बच्चों, सोवियत संघ का विनाश ऐसे ही नहीं हो जाएगा। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप सोवियत संघ के बारे में कंप्लीटली जाने। सोवियत संघ क्या है, सोवियत संघ का पूरा परिभाषा क्या है, सोवियत संघ की प्रणाली क्या है, सोवियत संघ सुपर पावर कैसे बना, सोवियत संघ के अंदर जो बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे नेताओं के बारे में बच्चों बातें की जाती है इसके अंदर, और तब जाके बच्चों इसका लास्ट में फिर इसका विनाश होता है। तो बारी बारी सभी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो पाएगी। आज मैंने बच्चों सिर्फ एक टॉपिक लिया है, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो परिचय के सेंस में। अगर आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे बच्चों तो आप नोटिस कीजिएगा, आपका जो पहला टॉपिक है बुक का बच्चों वो यही है, सोवियत प्रणाली क्या है। बच्चों, सोवियत प्रणाली को समझने से पहले सबसे पहले आप इस बात को समझे कि सोवियत संघ क्या है। जगह जगह चैप्टर 1 में जगह जगह आप पढ़ोगे दो महाशक्तियां, दो महाशक्तियां। तो आखिर ये सोवियत संघ जो दूसरी महाशक्ति दुनिया की है, आखिर ये है क्या बच्चों? मैं आपको बता दूं बच्चों, सोवियत संघ कोई एक अकेला देश नहीं था। सोवियत संघ कुल 15 कंट्री का बच्चों एक टीम की तरह मान लो, समूह जैसा मान लो, 15 देशों का गणराज्य बच्चों। हाँ, एक खास बात यह कि 15 के 15 गणराज्य समाजवादी को मानते हैं। एक विचारधारा होने के कारण इन्होंने अपना एक समूह बनाया, नाम रखा गया सोवियत संघ। सोवियत संघ को बच्चों कहीं कहीं आप पेपर में, एग्जाम में फेस करेंगे, यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता है, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट। इसका सोशलिस्ट एक और होता है, देखिएगा बच्चा, चेक कीजिएगा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ऐसे कुछ नाम आता है, यही अप्रॉक्स होगा आपका। इसके अलावा इसको सोवियत संघ को समाजवादी समर्थक देश भी कहते हैं, आप इस सेंस में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर सोवियत प्रणाली क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी स्थापना कैसे हुई, कैसे पूरा का पूरा एक 15 देश बच्चों एक मोड में आ गया, एक सेंस में आ गया। इसकी शुरुआत एक छोटे से कहानी से होगी बच्चों। हुआ यह था बच्चों, सन 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, जिसे हम रूसी क्रांति भी कहते हैं। और बच्चों, रूसी क्रांति को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको बच्चों बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। बोल्शेविक क्रांति क्यों कहते हैं इसके बारे में जान लीजिए।
रूस के अंदर एक शहर है, उसका नाम है बोल्शेविक। और सबसे पहले बच्चों ये जो क्रांति शुरू हुई थी वो रूस के इसी शहर में, इसी शहर से शुरू हुई थी बच्चों। तो क्योंकि इसी शहर से शुरू हुई थी इसलिए इसका नाम पड़ गया बोल्शेविक क्रांति। और बाद में बच्चों ये क्रांति उस शहर के अलावा अन्य अन्य पूरे रशिया में बच्चों फैल गया था, तो इसका नाम पड़ गया रूसी क्रांति। बट इसका जो मेन उत्थान है, मेन जो स्टार्टअप बच्चों लोकेशन है वो बोल्शेविक शहर है। एक बात और बच्चों, ये जो क्रांति थी इसके एक नायक थे, इनके एक लीडर थे बच्चों, जिनके लीडरशिप में पूरा का पूरा मूवमेंट बच्चों हो रहा था। ये रिवॉल्यूशन जो हुआ था पूरा का पूरा एक नायक के रूप में हुआ था, जिसका नाम था, इनका नाम तो पूरा बहुत ही अजीब गरीब है, व्लादिमीर लेनिन नाम इनका, बट आप शॉर्टली ऐसे याद कीजिए, इनका नाम था लेनिन। नाम क्या था बच्चों इनका? लेनिन नाम था। तो आप पूरा नाम ना याद कर पाए तो आप सिर्फ इनका सरनेम भी यूज कर सकते हैं, लेनिन भी यूज कर सकते हैं। और इन्हीं के नेतृत्व में बच्चों एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। और छोटी छोटी क्लास में बच्चों 9th और 10th क्लास में, 9th क्लास में बच्चों आप रूसी क्रांति के बारे में आपने पढ़ा होगा। इस रूसी क्रांति में क्या हुआ था बच्चों? इस रूसी क्रांति में पूंजीवाद का अंत हुआ था और समाजवाद की स्थापना हुई थी। मतलब ये कि रूसी क्रांति पूंजीवाद के विरोध में था और समाजवाद के समर्थन में था। इसके अलावा जब कोई देश समाजवाद को फॉलो करने लगता है, जब कोई देश समाजवाद को ले आता है, उसकी स्थापना कर लेता है, तो उस देश को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा भाई। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पर कि सोवियत प्रणाली में राज्य का सभी संसाधनों पर पूर्णतः नियंत्रण होता है। इस बात को बच्चों में एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं आपको। मतलब ये कि कोई देश अगर समाजवाद मानेगा तो उसके देश में सारे संसाधनों पर केवल गवर्नमेंट का, केवल राज्य का नियंत्रण कैसे होगा? जैसे कि मान लीजिए कोई देश समाजवाद को मानता है और उस देश के अंदर, एक उदाहरण लेता हूं, एक बिस्किट की फैक्ट्री है बच्चों, तो उस बिस्किट बोल देता हूं, ठीक है, बिस्किट के फैक्ट्री में जो उसका मालिक होगा बच्चों, वो डिसाइड नहीं कर सकता कि वो कितना प्रोडक्शन करेगा, कितने पैकेट्स बनाएगा, कितने का बेचेगा, कितना सेल करेगा, कब उसके वर्कर्स ऑफ पे रहेंगे, कब उनको कितना काम करना है, कुछ भी डिसाइड बच्चों उसका मालिक नहीं कर सकता है। फुल्ली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। ये सब तय कौन करेगा? सरकार तय करती है। मैंने तो एक छोटा सा उदाहरण दिया, एक फैक्ट्री का उदाहरण दिया है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड तमाम प्रकार के जो भी संसाधन, रिसोर्स होते हैं, सारे संसाधनों को कहीं ना कहीं ऑपरेट, यूज जो है बच्चों गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है, उनका नियंत्रण होता है। यूं मान लीजिए कि भाई जो सोवियत संघ मानेगा, जो सोवियत समाजवाद मानेगा, उसे सभी चीजों पर सरकार का ही नियंत्रण देना होगा। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एक बारी, एकल पार्टी व्यवस्था, एकल सिंगल पार्टी सिस्टम बच्चों, ये भी एक विशेष बात है। सोवियत प्रणाली की एक विशेष बात बच्चों ये भी है। उनके संविधान में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों ये कहा है, साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक ही पार्टी चलेगी, यहाँ विपक्षी पार्टी या अन्य पार्टियों को स्थान नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे दूसरी पार्टी हो ही नहीं सकती। संविधान में ही जब दर्ज नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है वहां दूसरी पार्टी होगी। अब जैसे भारत को देख लो बच्चों, यहाँ पे तो पार्टी के नाम भी सुन के आपको हंसी आती होगी। मोमबत्ती की पार्टी है, एक टंकी पार्टी है हमारे अपने आसपास हमारे, बाकी बीजेपी, कांग्रेस तो आप जानते ही हो, बड़ी बड़ी पार्टी है, देश की राष्ट्रीय पार्टी है। परंतु आपने देखा होगा कि भारत तो बहुदलीय पार्टी की व्यवस्था है, परंतु सोवियत संघ में बच्चों ऐसा नहीं था। वहां पर एक ही पार्टी थी और उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। डियर बच्चों, आप इस पार्टी का नाम जरूर याद कर ले, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार सीबीएसई वालों ने इसे कंफ्यूजन के सेंस में दिया है और इस पार्टी का नाम पूछा जाता है बस, और बच्चे कई बार कंफ्यूज जाते हैं कि मतलब हम क्या है उस पार्टी का नाम। एक ही पार्टी है और उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी बच्चों। इसकी स्थापना बच्चों 1922 में हुई थी। बेहतर होगा आप इसे याद भी कर ले कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कभी थी, 1922 में हुई थी। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट है, अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध, समतामूलक पर आधारित होती है। अब ये बात, ये लास्ट वाली लाइन बच्चों को अक्सर थोड़ा सा टफ लगता है, मुश्किल लगता है, जबकि बच्चों ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है। एक उदाहरण समझेंगे इस बात को। जो भी देश समाजवाद को मानेगा, जो भी सोवियत प्रणाली वाले देश होंगे, उन देशों में जो अर्थव्यवस्था चलेगी वो योजनाबद्ध तरीके से चलेगी। बच्चों योजनाबद्ध तरीके का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि आने वाले 5 साल में हम इतने स्कूल खोलेंगे, इतने कॉलेज, इतने यूनिवर्सिटी, अस्पताल, इतने लोगों को रोजगार देंगे। तो जितना हमने योजना बनाया है, जितना हमने प्लान किया है, केवल उतने ही प्लान को हम आने वाले उस फिक्स टाइम में कंप्लीट करेंगे और उस ड्यूरिंग द टाइम हम अपने फैसलों को, अपने प्लान को चेंज नहीं करेंगे।
मतलब ये कि जो भी देश सोवियत प्रणाली को मानेंगे वो अपने आने वाले कुछ ईयर्स को, जैसे हमारे देश में पंचवर्षीय योजना चलती है बच्चों, 5 ईयर प्लानिंग। और आपको बता दूं बच्चों, ये जो पंचवर्षीय योजना है ये हमने सोवियत संघ से ही बच्चों अपनाया है। वो बात अलग है कि सोवियत संघ में सप्तवर्षीय योजना चलती है, 7 ईयर्स चलता है बच्चों वहां पर, बट भारतीय नेताओं ने 7 वर्ष को बहुत लंबा समय माना, तो हमारे नेताओं ने इसे 5 में कन्वर्ट कर दिया। तो हम चलाते हैं पंचवर्षीय योजना और वो चलाते हैं 7 वर्षीय योजना। तो बच्चों ये क्या करते हैं कि अपने 7 ईयर्स के पूरे पैकेज को ले लेते हैं और 7 ईयर के बीच में जितना भी इनको जो काम करना होता है उसके अकॉर्डिंग वो स्टेप बाय स्टेप उसे पूरा करते हैं। तो जो भी उनकी देश की अर्थव्यवस्था होती है वो अकॉर्डिंग टू प्लान चलती है, प्लान में चेंज नहीं करते बच्चों ये। इसके अलावा एक वर्ड और है समता मूलक, इक्वालिटी एक सेंस में ले लीजिए बच्चों, बराबरी, समानता। इनकी गवर्नमेंट हमेशा ध्यान रखती है कि ये समाज कल्याण पर ज्यादा ध्यान दे, इनका फोकस लाभ पर नहीं होता। ये प्रयास करते हैं कि समाज में सभी वर्गों तक हमारे जो पॉलिसीज है, हमारी जो योजनाएं हैं, समाज के सभी वर्गों तक बराबर पहुंचे, ताकि सभी वर्गों का समान उत्थान हो, सबका विकास हो। ये कुछ बातें हैं बच्चों, जो भी देश सोवियत संघ के होंगे, 15 देश थे बच्चों, उन्हें ये बात माननी पड़ेगी। उनको इन 15 देशों को इन सारे कंटेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप ये भी कह सकते हो बच्चों, सोवियत प्रणाली की जगह पर आप इन्हें समाजवाद की विशेषता भी समझ सकते हो। जो भी देश समाजवाद को मानते हैं उन्हें ये बातें माननी ही पड़ेंगी। बाकी मैंने आपको मोटा मोटी जो मेन बात थी, ये बस फर्स्ट पार्ट है। मैं इनके टॉपिक्स, आगे आने वाले टॉपिक्स के और भी वीडियो बनाऊंगा। अब बस अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो मुझे अप्रिशिएट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई है कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। खास तौर पे अगर आप 12वीं क्लास के बच्चे हैं तो मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा सुनना चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन सा टॉपिक लूं। गारंटी के साथ अगर आपका रिक्वेस्ट आएगा, आई प्रॉमिस कि मैं सबसे पहले उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि देखिए हमने अभी बस जस्ट वीडियो स्टार्ट ही किया है, तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बट अगर आपको कोई टॉपिक अर्जेंट समझना है, सुनना है, तो मुझे कमेंट में लिखिए और बहुत जल्द मैं आपकी डिमांड को पूरा करूंगा। बाकी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, बेल आइकन पे बटन दबा दीजिएगा ताकि हम समय समय पर आपको तंग करते आ जाए। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।